Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you. This is Dr. Amir Suhail, and we are learning about how we are defending our thesis. So let's start today's video, which is relevant to results. लीजिए हम लोग पहुंच गए हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे थीसिस की बेसिकली लाइफ है, लाइफ ब्लड है, हम इसको कह सकते हैं कि यही हमें बताएगा कि हमारी फाइंडिंग्स क्या आई हैं, जिसकी बेस पर हमने इतनी लंबी डिस्कशन की, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, लिटरेचर। अब हम लोग जो है अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसी की बेस पर हम लोग अपना कंक्लूजन भी ड्रॉन अप करेंगे। राइट, तो मूव ऑन। सबसे पहले आपके पास आपने हमने मेथडोलॉजी का सेक्शन डिस्कस किया, उसका लिंक अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। उसमें बेसिकली हमारी जो डिस्कशन लास्ट पे थी वो रेलेवेंट थी डाटा एनालिसिस। हम लोगों ने डाटा को दो तरीक़ों से एनालाइज़ किया, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को सबसे पहले अगर हम लोग एक्सप्लेन कर लें और उसमें हम लोग डेमोग्राफिक्स को एक्सप्लेन कर लें तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। आपको इसी तरीके से अच्छी सी डायग्रामेटिकली अपनी जो है वो अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो एक ज़्यादा एक कैची जो है वो व्यू जाएगा आपके जो रिव्यूअर्स हैं और आपकी ऑडियंस है, और आप उनको अच्छा लगेगा। चलिए जी देख लेते हैं जेंडर। यहाँ पर मेल और फीमेल की रेशो देखिए, यहाँ पर मेंशन है 61.9% मेल एंड 35.8% फीमेल्स हैं। इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, और यहाँ पर एज ग्रुप 20.3 एंड 79.7। यहाँ पर आप लोगों का 18 to 21 ईयर्स ओल्ड जो है उनका जो रेशो है वो 20.3 है, और 21 to 25 जो एज के ग्रुप में लोग हैं वो 79.7% है। सिमिलरली क्वालिफ़िकेशन को जिक्र करते हैं, बैचलर्स और मास्टर्स का जिक्र करते हैं कि मोस्टली जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं वो आपके बैचलर्स थे, यानी उनकी ग्रेजुएशन थी, और उन्होंने उनके रिस्पांस रेट 61.2 था। इस बात को याद रखिए कि हमने यहाँ पर अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आपने उसको क्विकली वो पॉइंट बताना है जो आपका मोस्टली जो है वो ज़्यादा है। यानी जैसे अगर आपका जेंडर मेल ज़्यादा है तो आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स आर मेल्स विद अ परसेंटेज ऑफ 61.9%। राइट, तो सिमिलरली आपने बाकी डेमोग्राफिक्स को भी एक्सप्लेन कर लेना है। यहाँ पर आपके पास टेबल है, वो टेबल जो आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ होगा। कहाँ पर आप लोगों ने मेंशन किया होगा अपने थीसिस में, यहाँ पर आपने देखना है, आपने बता सकते हैं क्विकली इसको आपने जस्ट शो अप करवाना है, और यहाँ पर आपने जस्ट दो तीन लाइंस में इसको कवर अप कर लेना है कि यहाँ पर अगर हम देखें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में तो जेंडर्स इन डोमिनेंट मेल हैं। फिर आप फर्दर मूव करेंगे कि बैचलर्स आर 61.2% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स आर बैचलर्स। and when we talk about the age group, so you can see that 21 to 25 year old age group was 79.7%. and when we talk about the experience level, so up to 5 years जो है वो आपका एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिए कि सम टाइम आपका रिस्पोंडेंट आपको सही तरीके से अपनी डेमोग्राफिक प्रोफाइल नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मे बी स्टोलन से या मे बी प्राइवेसी कंसर्न की वजह से वो सही तरीके से नहीं बताता। बट आपको अपनी थोड़ी सी जो है वो इस बात का आपने इंश्योर आउट करना है कि आपने देखना है कि यहाँ पर देखिए आपकी जो एज ग्रुप है वो ज़्यादातर 21 to 25 ईयर्स ओल्ड लोगों का है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादातर जो है वो कम ही होना चाहिए, रादर दैन कि 11 ईयर्स एंड अबव। अगर ऐसा होगा तो आपकी जस्टिफिकेशन देना आपको मुश्किल हो जाएगी कि कैसे 25 साल तक के लोग जो है वो उनका एक्सपीरियंस 11 साल से ज़्यादा हो गया। तो इस बात को इंश्योर आउट कीजिए, और साथ में ये जस्ट आपके लिए सैम्पल हैं, तो आप इसको मज़ीद भी एक्सपेंड करें। और जैसे क्वालिफ़िकेशन है तो बैचलर्स, मास्टर्स एंड अदर्स का एक कॉलम ज़रूर बनाइए, ताकि जो भी प्रोफेशन डिग्री है, पीएचडी है, एमफिल है, वो उसमें कवर अप हो जाए। एज ग्रुप में लेस दैन 18, और उसके बाद अगर आपका लेस दैन 18 की कैटेगरी नहीं फॉल करती तो 18 to 21,
21 to 25 एंड 25 एंड अबव का कॉलम ज़रूर बनाइए, ताकि आपके वो रिस्पोंडेंट्स भी आंसर आउट कर सकें जो कि आपके टारगेटेड ऑडियंस हैं। सो इस बात को मेक श्योर कीजिए। लीजिए, हमारे पास आ गया हमारा नेक्स्ट एनालिसिस विच इज़ रेलेवेंट टू मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएबल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है अपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को। यानी आपने 5 पॉइंट लिकट स्केल ही यूज़ किया था और अडॉप्टेड क्वेश्चनर यूज़ किया था, तो आपने यहाँ पर जस्ट मेंशन करना है कि वहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, यानी 1 मिनिमम थी और 5 मैक्सिमम वैल्यू थी। आपने यहाँ पर मीन की वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आप मीन की वैल्यूज़ देखें तो फाइनेंशियल एटीट्यूड के हवाले से जो मीन की वैल्यू है वो 3.26 है, और यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है मीन की। तो यहाँ पर अगर आप लेवल या प्रेवलेंस सम टाइम आप चेक करने जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको मीन, जिसका ज़्यादा मीन होता है उसके बारे में लोगों की राय, डिबेट ज़्यादा अच्छी होती है, यानी ज़्यादातर लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो मीन वैल्यू जो है फाइनेंशियल एटीट्यूड की रिगार्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी वो ज़्यादा है, कि फाइनेंशियल एटीट्यूड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर। इवन दो कि ये इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को जो है वो शो अप नहीं करवाता, बट यहाँ पर थोड़ा सा लेवल जो है वो प्रेवलेंसेस जो है वो आपको ये लेवल पता लग सकता है कि कहाँ पर कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों का ज़्यादा राय जो है उसके बारे में रखते हैं। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल सोशल एजेंट्स को आप देखेंगे तो वहाँ पर उसकी 3.113 है। यहाँ पर फाइनेंशियल सेल्फ एफिकेसी की वैल्यू 3.035 है, और लास्ट वन पे माइंडफुलनेस के बारे में जब बात की जाए तो वो 2.89 है, यानी यहाँ पर सबसे कम जो है वो 2.89 और सबसे ज़्यादा 3.26 है। तो आप अपनी इंटरप्रिटेशन में खाली जो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है उसको बताएंगे मीन वैल्यू को, और आप जो है वो आगे मूव कर जाएंगे। यानी यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि फाइनेंशियल एटीट्यूड हैज़ highest mean value of 3.2606, which indicated that financial attitude has the most probable variable, which is discussed by the researchers, yeah, by the respondents. सो मूव ऑन टू इसी तरीके से आप माइंडफुलनेस की भी डेफिनेशन कर देंगे। अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिसिस टेबल आ गया जो है कोरिलेशन का। यहाँ से आपके थोड़े से इन्फ्रेंशियल की तरफ हम लोग मूव करने जा रहे होते हैं। इससे पहले कुछ और टेबल्स हैं, मैं यहाँ पर जस्ट आपको स्मार्ट प्लस के रिज़ल्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो से सुनिएगा। उसमें ये है कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल एसपीएसएस के रिज़ल्ट्स हैं उस पर भी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, बट उस पर भी जो ट्रेडिशनल एसपीएसएस और स्मार्ट प्लस के रिज़ल्ट्स यहाँ तक बिल्कुल सेम हैं, यानी ये आपका जो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, यानी कोरिलेशन एनालिसिस तक जो है वो आपके जो है वो सेम होते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस की बात करें तो आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसको जानना ज़रूरी है। एक तो ये स्टैटिक की वैल्यूज़ हैं, ये क्या इंडिकेट करती हैं। ये जो 2 स्टैटिक है ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि आपकी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.05 है, यानी आपके वेरिएबल अगर सिग्निफिकेंट है तो आपके पास 2 स्टैटिक लगेगा। कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल बहुत ज़रूरी है। कोरिलेशन यहाँ पर आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि, लेकिन बट शुरू में अगर एक्सप्लेन कर देंगे स्टैटिक की वैल्यूज़ को तो आप आसान में हो जाएंगे कि स्टैटिक 2 स्टैटिक मीन्स द सिग्निफिकेंस लेवल इज़ स्लोअर देन 0.05, and if there is any 3 static involved it means that the significance level is 0.01. सो इंटरप्रेट किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे कि फाइनेंशियल एटीट्यूड्स हैज़ significantly correlated with FSA and the value of this correlation is 0.309 with double static, which shows that there is a significant correlation between these variables. Similarly, FA has also a significant effect and the positive correlation also between FA and FSC, and FA and mindfulness also has significant and positive correlation between the variable, as the two static indicated that there is a significant effect and the significance level is lower than 0.05. राइट, ओके, तो हम लोग इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि अगर कोई वेरिएबल
आपने सबसे पहले अपने वेरिएबल्स का कोरिलेशन बताना है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एंड एज अ थ्रेशोल्ड is that the correlation between the variables should not be exceeded than 0.80, otherwise it is called a problem of multicollinearity. So as we can see in this table, there is no value which is above the threshold, which is 0.80. So we can say that there is a significant correlation between all the variables and there is no chance of multicollinearity in this data. So we can say that we are in a safe hand to move forward to discuss about our inferential analysis. So right, तो ये है हमारी बेसिकली कोरिलेशन एनालिसिस की डेफिनेशन, बेसिकली इंटरप्रिटेशन जिसको आप लोगों ने करना है। चलिए जी, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मेजरमेंट मॉडल और स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडल को। एसईएम हमारे पास बेसिकली है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ टेबल्स आपके पास मेंशन है, वेरिएबल नेम है, यानी रिलायबिलिटी एनालिसिस का ये टेबल है जहाँ पर 3 तरह से रिलायबिलिटी चेक की जाती है। इसके थ्रेशोल्ड्स को आपको अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप अपने माइंड में इन थ्रेशोल्ड्स को रखेंगे तो आप इसको फिंगर टिप्स पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने जस्ट ये टेबल प्रेजेंट करना है और वहाँ पर बताना है कि द थ्रेशोल्ड ऑफ क्रोनबेक अल्फ़ा इज़ दैट द वैल्यू ऑफ क्रोनबेक अल्फ़ा शुड बी हायर देन 0.70. It means that if the value of CA is higher than 0.7, it means the variable, the data is reliable. So as we seen in the table, all the variables values of CA is higher than 0.70, so we comfortably said that all the variables has significantly reliable. And move on to composite reliability. Similarly, the threshold of composite reliability is that the value should be higher than 0.70. As we seen in the table, the values are above the par, so we can say that all the variables are reliable. सो दो टेस्ट के बाद अब आप लोग कहेंगे कि थर्ड टेस्ट इज़ रेलेवेंट टू AVE, विच इज़ एब्रीवेशन ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, which is another mean, which is another important metric which basically indicated that whether the data is reliable or not. जब आप बात करेंगे AVE की तो all the values should be higher than 0.5. So keep in mind, AVE threshold is the value of AVE should be higher than 0.5. If the value of AVE is lower than 0.5, we cannot comfortably say that the data is reliable because the threshold will not meet up. Okay, so keep in mind कि हमारे पास CA और CR की जो थ्रेशोल्ड है वो 0.07 है और AVE का थ्रेशोल्ड हमारे पास 0.5 है, से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू, राइट। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास मेजरमेंट मॉडल है। यहाँ पर एक आपके पास एक बेहतरीन सी तस्वीर है जिसको आपने लगाना है अपने इंटरेक्शन के लिए, अपने जो थोड़ा सा एक अच्छा व्यू अप के लिए। यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल एटीट्यूड, फाइनेंशियल सोशल एजेंट्स, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, सेल्फ एफिकेसी को एज अ मीडिएटिंग यहाँ पर कंसीडर किया गया है। फाइनेंशियल लिटरेसी एज अ डिपेंडेंट है और माइंडफुलनेस एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल है। आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ फिगर्स नज़र आ रही हैं जो कि FA1, FA2, FA3 की फॉर्म में है, यानी ये वो आइटम्स हैं बेसिकली। तो यहाँ पर इसका जो मकसद है वो आपकी फैक्टर लोडिंग को चेक करना होता है कि क्या आपकी जो हर क्वेश्चनर में जो मौजूद हर वेरिएबल है उसकी जो हर आइटम है क्या वो रिलायबल है कि नहीं है। अब आइटम वाइज रिलायबिलिटी चेक करने के लिए फैक्टर लोडिंग करनी पड़ेगी। फैक्टर लोडिंग देखने के लिए आपको ये देखना है, जिस तरह आप देखिएगा FA1 आपको नज़र आ रहा है और इसकी वैल्यू नज़र आ रही है 0.462। इट मीन्स दैट, एंड सो यू शुड कीप इन माइंड द वैल्यू ऑफ factor loading should be higher than 0.4. Any value which is less than in 0.4, we should discard all these items. So keep in mind कि हमारे पास जो है वो
वैल्यूज़ जो है वो होनी चाहिए 0.4 से अबव होनी चाहिए। फैक्टर लोडिंग अच्छी कंसिडर की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स। यहाँ पर देखिए एक नीला सा डब्बा है, उसमें आपके 0.800 लिखा हुआ है। ये वो कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा मेजर कंसर्न जो है वो, हमारा मुद्दा जो है वो होता है देखना कि क्या वेरिएबल्स के दरमियान ईच जो फैक्टर्स है, ईच वो लोडिंग उसकी कैसी है। तो चलिए फाइनेंशियल सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो एरोज़ के निशान ज़्यादा डार्क लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ काफ़ी हाई हैं। 0.740, 773, 783, तो ये 76 की रेंज में है, तो इसलिए आप लोगों को ये डार्क सीन ज़रा आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लोग बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी देखें तो यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 0.4 से कम की वैल्यूज़ को कंसिडर आउट नहीं किया जाएगा। ले जी मूव ऑन, आगे चलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसी को इसी वे में डिस्कस कर देंगे, उनको दिखाएंगे टेबल और यहाँ पर मेंशन करेंगे कि वैल्यू शुड बी 0.40 बट इन अ लाइटर मोड। अगर हमारी पॉपुलेशन, हमारे पास सैंपल कम है तो हमारे पास डाटा अगर कम है तो हम लोग उसको 0.3 के थ्रेशोल्ड पर भी देख सकते हैं कुछ रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो 0.3 इन हम लोग कहते हैं कि एक्सेप्टेबल तो नहीं, बट हम लोग इन सम सर्कमस्टांसिस जो है वो उसको ओके कर लेते हैं, राइट। ओके, डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये है वो रिग्रेशन का टेबल जो बेसिकली आपको समझना है। इससे पहले कुछ और टेबल्स भी हैं SCM के, जिसमें हमारे पास HTMT यानी वैलिडिटी का टेबल है, और आपके पास जो है वो मॉडल फिटनेस के टेबल हैं, और आपके पास जो है वो जो है वो और भी डिफरेंट टेबल्स हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। बट वी आर स्ट्रिक्ट कि आप लोग जो हैं वो किन टेबल्स को ज़्यादातर जो है फोकस ऑन करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग जस्ट फोकस कर रहे हैं जस्ट अपनी डिफेंस की स्लाइड्स पे, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो चीज़ें हैं, दो कॉलम हैं जिसको आपने एक्सप्लेन करना है। एक है आपके पास ओरिजिनल सैंपल ओ का कॉलम और एक है हमारे पास पी वैल्यू का कॉलम, यानी आपके पास इन दो वैल्यूज़ को, इन दो कॉलम्स को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर देखिए टी स्टैटिस्टिक्स अगर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हमारे पास पी की वैल्यू अवेलेबल ना हो तो यहाँ पर हम लोग टी स्टैटिस्टिक्स को ही एक्सप्लेन करते हैं। बट यहाँ पर जहाँ पर अवेलेबल है पी वैल्यूज़ तो फिर हम लोग इन दो वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर देंगे। तो राइट, ओरिजिनल सैंपल ओ बेसिकली बीटा वैल्यूज़ को शो करता है कि ये रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को बताता है, यानी क्या क्या रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फाइनेंशियल एटीट्यूड का फाइनेंशियल लिटरेसी पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि जो आपके पास साइन है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर वैल्यू, सैंपल वैल्यू है 0.135। यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर इसका थ्रेशोल्ड कोई नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव को देखा जाएगा। मूव ऑन, पी वैल्यू इसकी देखें तो 0.001 है। यहाँ पर थ्रेशोल्ड है कि इट शुड बी लेस दैन 0.05। अगर हमारे पास लेस दैन 0.05 होगी तो हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे कि येस द वैल्यूज़ आर रिलायबल। सो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह कहेंगे कि एज वी कैन सी इन द टेबल फाइनेंशियल एटीट्यूड हैज़ सिग्निफिकेंट and positive impact on financial literacy, as the original sample beta O value is 0.135, which has a positive sign, and the p value is 0.001, which is below the threshold of 0.05. So we can say that the relationship between the independent and dependent variable is significant, राइट। इसी तरीके से आपने बाकी वेरिएबल्स को भी इन्हीं वैल्यूज़ को एक्सप्लेन आउट कर देना है। आपके पास टी स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड मीन्स की वैल्यू है, उसमें आप जो है वो जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं इन डिटेल। एक वीडियो और बनाई जाएगी जिसमें आप लोगों को इन डिटेल सिर्फ रिजल्ट्स के सेक्शन को एक्सप्लेन करूँगा। अभी के सेक्शन में हमने जस्ट अपने डिफेंस की स्लाइड्स में इन्हीं दो को प्रेजेंट करना है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम। ओके, यहाँ पर आप लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड फाइनल मेजरमेंट मॉडल लगा देंगे। यहाँ पर आपके पास
कुछ वेरिएबल्स हैं, वही वेरिएबल्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे, फाइनेंशियल एटीट्यूड, सोशल एजेंट्स, फाइनेंशियल सेल्फ एफिकेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, माइंडफुलनेस। इसमें आपके पास 2 मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट भी आ गए हैं। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को इंश्योर आउट किया जा रहा है। ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये टी वैल्यूज़ हैं 9.541 टू 29 पॉइंट, यानी ये फैक्टर्स की वैल्यूज़, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपका अगर आपके पास देखा जाए तो ये वही वैल्यूज़ हैं जो पिछले टेबल में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। बस इसको जस्ट दिखाने का मकसद ये होता है कि इसको एक इंटरेक्टिव वे में दिखाया जाए, और आपने उसको दिखा के जस्ट ये कहना है कि एज़ द फिगर शोज़ डैट all the variable has significant effect between each other, and we can say that all our hypotheses are null hypotheses are rejected if it is। अगर इन केस के कोई null hypothesis रिजेक्ट नहीं हो रहा तो आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट जो है वो कौन सा वेरिएबल है उसको बता देंगे कि ये वेरिएबल का रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल नहीं हो रहा। सो दिस इज़ अब ये है हमारे पास रिजल्ट्स का सेक्शन। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। अगली वीडियो में मिलते हैं और उसमें शॉर्टली डिस्कस करते हैं डिस्कशन के पोर्शन को, कंक्लूजन को, और की क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।